हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो हम कर रहे हैं लेक्चर 2016 के सॉल्यूशंस। मैथमेटिकल पार्ट हम कर चुके हैं। नाउ वी विल डू द क्लासिकल पार्ट। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर more videos. So let's start. The first question is, this is booklet B, question number 16. Two uniform rods of length L, masses m1, m2 are joined together along the length. The moment of inertia of the combined rod 2L about an axis passing through the midpoint and perpendicular to the length of rod is. सो हमें बताना है कि हमारे पास दो यूनिफॉर्म रॉड्स हैं जिनकी लेंथ क्या है, दोनों की L है, एक का मास है m1 और दूसरी का मास क्या है m2। ठीक है, तो एक एक्सिस है जो उनके मिड पॉइंट से पास कर रही है, उसके अबाउट इन दोनों का हमें बताना है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेट्स सी द सोल्यूशन। सो टू फाइंड द सोल्यूशन, ये डिटेल्ड सोल्यूशन है, इसमें एक शॉर्टकट भी लगता है। ठीक है, वो शॉर्टकट भी मैं आपको बता दूंगी, बट ये जो है दिस इज़ द डिटेल्ड सोल्यूशन। तो इसमें क्या है हमारे पास कि हमने दो रॉड्स कंसीडर कर ली, दिस इज़ फर्स्ट रॉड एंड सेकंड रॉड, दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हमने ज्वाइन किया है। इनकी भी लेंथ L है और इसकी भी लेंथ L है। फर्स्ट रॉड का मास है m1 और सेकंड का कितना है m2। अब हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, दैट इज समीशन ओवर एम आर स्क्वायर, वेयर एम इज़ द मास ऑफ द पार्टिकल, जिस भी पार्टिकल या जिस भी ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं। आर जो होता है दैट इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कि सपोज कर लीजिए हम इस पार्ट के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये हो जाएगा हमारे पास आर। ठीक है, क्योंकि ये डिटेल सोल्यूशन है तो इसमें मैंने क्या किया है कि मैंने पहले एक सिंगल रॉड को लिया है, उसको लेके उसकी साइड से पास करती हुई एक एक्सिस बनाई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक रॉड का क्या फाइंड करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। उसके बाद हम इन दोनों को क्या कर देंगे, कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे। जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट का आएगा उतना ही किसका आएगा, सेकंड का आएगा। तो उसके लिए क्या है, हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है, समीशन एम आर स्क्वायर। अगर हम इसको कॉन्टीन्यूस फॉर्म में देखते हैं, क्योंकि ये रॉड हमारी कॉन्टीन्यूस है, तो आई बन जाता है इंटीग्रल ऑफ डी एम आर स्क्वायर, वेयर डी एम क्या होता है, द मास ऑफ द एलिमेंट्री पोर्शन। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे कंसीडर किया है इस रॉड की पूरी की लेंथ कितनी है L, तो हमने एक एलिमेंट्री पोर्शन कंसीडर किया है ऑफ विड्थ dx एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज x। ठीक है, तो इस रॉड का जो मास होगा दैट विल बी dm। नाउ हाउ टू फाइंड द dm। सो सबसे पहले हम dm फाइंड करेंगे, एज आई हैव रिटन dm इज मास ऑफ एलिमेंट्री पोर्शन, r is the perpendicular distance of the elementary portion from the axis of rotation। now dm फाइंड कैसे करेंगे, सबसे पहले हम टोटल मास को जो m1 है इस रॉड का टोटल लेंथ में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और जितने पोर्शन का हमें मास निकालना है उस पोर्शन की जो लेंथ है और यू कैन से विड्थ है उसको हम इसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। सो हमारे पास जो dm आ गया वो कितना आ गया, दैट इज़ इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाय L इंटू dx। बस अब क्या करना है, अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द इंटीग्रल ऑफ di, वेयर di रिप्रेजेंट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन dx। तो हमने सपोज करते हैं कि इस रॉड को हमने टोटल कॉन्टीन्यूसली काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें हर पार्ट की जो विड्थ है वो कितनी है, dx। तो हमें पता है इंटीग्रल करेंगे तो हमारे पास पूरी लेंथ का क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ dm, यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, बिल्कुल सिंपल है। m1 ओवर l क्या है, कांस्टेंट है, ये आउट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएंगे। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx। नाउ द लिमिट्स, क्योंकि हम जो रॉड है उस पर जो एक्सिस ले रहे हैं, हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन वो एक एंड से पास हो रही है, तो इसकी लिमिट क्या आएगी, L स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू लेंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू L। अगर हम यही केस करते हैं कि अगर हम रॉड के बिल्कुल सेंटर से पास करवाते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन को, तो इस कंप्लीट लेंथ L को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। हाफ पोर्शन के लिए क्या आ जाएगी, L/2 एंड L/2, और जो हमारी इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन बन जाएगी फ्रॉम -L/2 टू +L/2। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है, लिमिट्स हैं,
वो डिपेंड कर रहा है कि आप एक्सिस कहाँ पे कंसीडर कर रहे हो। तो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से की थी, तो लेंथ हमारी वेरी होगी फ्रॉम 0 टू L। ओके, सो हमारे पास जो इंटीग्रेशन आ जाएगी वो आ जाएगी आई इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, दैट इज़ I1 इज इक्वल टू m1/3 इंटू L स्क्वायर। Similarly, due to rod of mass m2 about an axis passing through its one side and perpendicular to its length, तो दूसरी रॉड भी हमारे पास सेम ही है, ठीक है, बस मास उसमें उसका क्या है, m2 है, तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगेगा। तो I2 हमारे पास क्या बन जाएगा, सो हमारे पास दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या आ जाएगा, दैट इज़ m2/3 L स्क्वायर। सो कंबाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों रोड्स का, हम सिंपली उसको हमारे पास क्योंकि डायग्राम ये बन जाएगा, ठीक है, तो उसको सिंपली हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट रॉड का भी हम इसी एक्सिस के अबाउट निकाला था, सेकंड का भी इसी एक्सिस के अबाउट निकाला था, तो कंबाइंड बन जाएगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, और ये बन जाएगा I इज इक्वल टू 1/3 m1 प्लस m2 इंटू L स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है। तो शॉर्टकट में इसका ये था कि अगर आपको इसकी वैल्यू पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अबाउट ऑफ द रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, अगर हम इसके सेंटर से पास करते हैं एक्सिस, ठीक है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आती है वो आती है 1/12 mL स्क्वायर। बट हमें जो क्वेश्चन मिला है उसमें हमें जो एक्सिस है वो कहाँ पे है, वो साइड पे है, वन ऑफ इट साइड, तो हमें ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है I डैश। तो I डैश किसके इक्वल हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, I प्लस रॉड का मास है m1, सपोज कर लीजिए ये फर्स्ट रॉड है, और ये दोनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L/2, तो ये बन जाएगा L स्क्वायर बाय 4, ठीक है। तो जब हम I की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/3 mL स्क्वायर, सॉरी m1। तो सिमिलरली सेकंड का आएगा, फिर लास्ट में हम इसको क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे, तो कंबाइन करके हमारे पास यही सेम रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। सो ये था मेथड, आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, शॉर्टकट भी कर सकते हो, और ये मैंने कंप्लीट इसकी सॉल्यूशन दे दिया आपको। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये बहुत इजी था, क्वेश्चन बहुत लेंथी है, बट आंसर इसका सोल्यूशन बिल्कुल इजी था। इन अ सेंट्रल फोर्स फील्ड द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m, एंगुलर मोमेंटम L इन ए प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय, ठीक है, और आपको बताना था वेयर E इज इसेंट्रिसिटी ऑफ द पार्टिकल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस फॉर E गिव राइज टू द पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री। तो हमें पता है कि ये जो हमारे पास सेंट्रल फोर्स फील्ड इक्वेशन होती है, जब हम इसकी E की डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो तो वो इक्वेशन उस ट्रेजेक्ट्री की बन जाती है। तो हमें बताना है कि जो इसेंट्रिसिटी है उसकी वैल्यू क्या होगी पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री के लिए। तो इसेंट्रिसिटी जो होती है हमारे पास, इसेंट्रिसिटी की वैल्यूज़ होती हैं E इक्वल टू होता है 0 फॉर सर्कल, E1 होता है फॉर पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री, E लेस देन 1 होता है एलिप्स, एंड E ग्रेटर देन 1 होता है फॉर हाइपरबोला। तो हमें पूछा गया था पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री के लिए, तो उसके लिए इसेंट्रिसिटी किसके इक्वल आ जाएगी, 1। सो अकॉर्डिंग टू दिस कौन सी ऑप्शन हमारी सही होगी, दैट इज़ ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a particle of unit mass moving along x-axis under the influence of a potential Vx is equal to x into x minus 2 whole square. The particle is found to be in stable equilibrium at x is equal to 2. The time period of oscillation of the particle is, ये बहुत easy question है, ये बहुत बार हम कर चुके हैं, ठीक है। और जब भी अगर आपको टाइम पीरियड पूछा हो, फ्रीक्वेंसी पूछा हो ऑसिलेशन की, तो यही मेथड आपको यूज़ करना है। तो उसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें दिया है कि जो मास है पार्टिकल का वो यूनिट है, Vx की वैल्यू दी है। तो फर्स्ट स्टेप है कि हमें Vx का क्या फाइंड करना है, डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्टली हमने सिंगल डेरिवेटिव फाइंड किया, और सेकेंड स्टेप में हमने इसका क्या किया, डबल डेरिवेटिव फाइंड किया विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ गिवन है कि वो जो पोटेंशियल है पार्टिकल है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है एट x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमारे पास डबल डेरिवेटिव पोटेंशियल का कितना आ गया, दैट इज़ 4। अब नेक्स्ट क्या करना होता है, नेक्स्ट ये जो फॉर्मूला है आपको लर्न करना है, जब भी ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी
या टाइम पीरियड की बात की गई हो। सो हमें पता है एफ़ क्या होता है, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, एंड इट इज़ एफ ऑल्सो इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, वे के क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, और यू कैन से फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ गया डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू के। अगर इस इक्वेशन का हम डेरिवेटिव कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के। ठीक है, एंड के फर्दर किसके इक्वल होता है, दैट इज़ एम ओमेगा स्क्वायर। तो अभी हमने जो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया था उसका हमारे पास आंसर आया था 4, दैट इज़ एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4। नाउ गिवन एम क्या है, मास क्या है पार्टिकल का 1 है। ओमेगा किसके इक्वल होता है, ओमेगा होता है 2π/t, वेयर टी इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। सो हमने यहाँ पे सब्सिट्यूट की वैल्यू, 4 से 4 कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर हो गया पाई स्क्वायर के इक्वल, तो टी आ गया हमारे पास प्लस माइनस पाई। एज टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, सो टी किसके इक्वल आ गया, पाई के। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज an electron is moving with velocity of 0.85 c in the same direction as that of moving photon. The relative velocity of the electron with respect to photon is, हमें क्या दिया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक फोटोन है, वो मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, एंड वी हैव टू फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू फोटोन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कंसेप्ट यूज़ करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी इसमें कन्फ्यूज़न होती है कि कई जहाँ पे क्वेश्चन में आप देखिए कि हमें 2 ऑप्शन गिवन है, प्लस सी भी है, प्लस सी भी है और माइनस सी भी है। इसमें हमें ये कन्फ्यूज़न हो जाती है कि वैल्यू आंसर कौन सा आएगा। ठीक है, तो ये बहुत इजी वे है याद रखने का कि किसके विद रिस्पेक्ट टू हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो ये जो हमारा +2 लेवल का हम कैलकुलेशंस करते हैं हम उसके बेस पे करेंगे। सो सबसे पहले मैंने लिखा है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, फोटोन की वेलोसिटी हमें पता होता है सी, दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट। दोनों मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में। अब क्या है, अब हमें फाइंड करना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू फोटोन। तो क्या होता है कि सपोज कर लीजिए हमारे पास 2 पार्टिकल्स हैं, 2 ऑब्जेक्ट हैं ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एंड वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो जिसके विद रिस्पेक्ट टू हमें फाइंड करना होता है उस पार्टिकल को, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर देते हैं, रेस्ट पे कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अब उसको रेस्ट पे करने के लिए क्या होगा कि हम जितनी बी की वैल्यू होगी पॉजिटिव में, उसकी ऑपोजिट नेगेटिव वैल्यू उसमें उतनी क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि b की जितनी पॉजिटिव वैल्यू थी उतनी उसकी नेगेटिव वैल्यू इसमें ऐड कर दी। तो b क्या हो गया 0, तो मीन्स b क्या हो गया एट रेस्ट। अब जितनी b की हमने नेगेटिव वैल्यू b में ऐड की थी उतनी ही सेम वैल्यू हम किस में ऐड कर देंगे, उसको a में। ठीक है, तो अब हम अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन से हम फॉर्मूला फाइंड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ ए बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, क्योंकि बी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, वी ए माइनस वी बी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिसके विद रिस्पेक्ट टू हमें फाइंड करनी है, शॉर्टकट अब यहाँ पे हो गया, जिसके विद रिस्पेक्ट टू हमें फाइंड करनी है उस पार्टिकल की वेलोसिटी हमें क्या करनी है, माइनस करनी है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्योंकि ये फोटोन और इलेक्ट्रॉन हम रिलेटिविस्टिक में कर रहे हैं तो एक फैक्टर जो होता है वो हमारे पास यहाँ पे ऐड हो जाएगा, या ये फॉर्मूला जो हमारे पास होता है रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए वो हम यूज़ करेंगे। सो हमें फाइंड करनी है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू फोटोन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फोटोन की वेलोसिटी हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी से क्या करेंगे, माइनस, डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी ई वी गामा डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। सब्सटीट्यूट द वैल्यू सॉल्व। और अब जब यहाँ पे अगर आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हमारे पास साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। सो आंसर कितना आएगा, माइनस सी, एंड अकॉर्डिंग टू दिस बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। सो अब आपको शायद पता चल गया होगा
कंफर्म हो गया होगा कि जब भी हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि किसके विद रिस्पेक्ट टू फाइंड करनी है, तो कौन सी वेलोसिटी आगे आएगी या किसके पीछे लिखना है। बिल्कुल ये सिंपल सा कंसेप्ट आपको यूज़ करना है। अगर आप ये सारा कंसेप्ट नहीं भी याद रखना चाहते तो बिल्कुल सिंपल ये याद रखना कि जिसके विद रिस्पेक्ट टू हमें फाइंड करनी है वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। इफ़ द पार्टिकल्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, अगर वो पार्टिकल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं फिर तो यहाँ पे साइन ही किसका आ जाता है, दोनों के बीच में वेलोसिटीज़ के बीच में यहाँ पे साइन ही किसका हो जाता है, प्लस का हो जाता है। फिर तो कोई कन्फ्यूज़न वाली बात ही नहीं रहती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लैग्रेंजियन ऑफ ए सिस्टम विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यू इज़ गिवन बाय दिस, और हमें बताना है पी क्यू क्या डिनोट कर रहा है, कैनोनिकल मोमेंटा कंजुगेट टू क्यू। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो वैल्यू गिवन है कि पी क्यू की क्या वैल्यू होगी, और हमें सेकेंडली ये बताना है कि पी क्यू कंजर्व्ड क्वांटिटी है या फिर वो कंजर्व्ड क्वांटिटी नहीं है। सो लेट्स सी द सोल्यूशन। तो इसके सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हमें पी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। पी क्यू होता है कैनोनिकल मोमेंटम कॉन्जुगेट एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू कर्ल एल बाय कर्ल क्यू डॉट, ठीक है। जिसके भी कॉरस्पॉन्डिंग ये होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही यहाँ पे हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पे क्यू डॉट होता है। सो जब इसको एल को हम विद रिस्पेक्ट टू क्यू डॉट डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास आ गया 2 अल्फ़ा क्यू डॉट। तो एक ऑप्शन तो यहीं से ही हमारी क्या होगी, कंफर्म होगी। 2 ऑप्शन यहाँ से ही कट हो जाएंगी। तो हमारी जो फर्स्ट ए एंड बी ऑप्शन है वो कैंसिल होगी क्योंकि पी क्यू की वैल्यू हमारी आ रही है 2 क्यू अल्फ़ा डॉट। अब हमें बताना है कि ये कंजर्व्ड है या कंजर्व नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल वे है, अगर जिसके विद रिस्पेक्ट टू भी हम कैनोनिकल मोमेंटम कंजुगेट फाइंड कर रहे हैं, अगर वो कोऑर्डिनेट जैसे हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो अगर क्यू एल और एच में आ रहा है, लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन में वो प्रेजेंट है, तो वो जो कैनोनिकल मोमेंटा है वो कंजर्व्ड नहीं होगा, ठीक है। आप इसको फाइंड भी कर सकते हो, एल से भी हमें तो डायरेक्टली दिख रहा है कि जो सेकंड टर्म है वो क्या है, विद रिस्पेक्ट टू क्यू है, ठीक है। तो जब अब अगर आप लैग्रेंजियन से हैमिल्टोनियन भी बनाओगे तभी भी आप देखोगे कि हैमिल्टोनियन में भी क्यू क्या हो रहा है, प्रेजेंट हो रहा है। अगर क्यू वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, इसके विद रिस्पेक्ट टू जो भी हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं अगर वो ज़ीरो हो जाते हैं, ठीक है, तब कैनोनिकल मोमेंटा कंजुगेट जो होता है वो कंजर्व्ड होता है। बट इस केस में वो कंजर्व्ड नहीं होगा, ठीक है। तो यही मैंने लिखा है यहाँ पे, द कैनोनिकल मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड इफ़ हैमिल्टोनियन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्फिगरेशन वैल्यू वेरिएबल, कि जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हम फाइंड कर रहे हैं वो हैमिल्टोनियन उसके इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसमें नहीं अपीयर होना चाहिए। एज क्यू विल अपीयर इन एच एंड एल, ठीक है। सो पी क्यू इज़ नॉट ए कंजर्व्ड क्वांटिटी। सो इसके अकॉर्डिंगली जो हमारी ऑप्शन है वो बन जाएगी, दैट इज़ ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, हैमिल्टॉन्स कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या होती हैं ये हमें पता है कि हैमिल्टोनियन जो होता है दैट इज़ समेशन ओवर पी क्यू डॉट, ठीक है, आई लगा सकते हैं हम यहाँ पे माइनस एल, ठीक है। और इसकी जो इक्वेशंस होती हैं, हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं वो क्या होती है, सबसे पहले 2 वेरिएबल है तो क्यू आई डॉट दैट इज़ कर्ल एच बाई कर्ल पी आई, ठीक है। और जब हम पी आई निकालते हैं तो यहाँ पे साइन आ जाता है माइनस का, कर्ल एच बाय विद रिस्पेक्ट टू कर्ल क्यू आई। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, इफ कोऑर्डिनेट इज साइक्लिक हैमिल्टोनियन वुड रिड्यूस द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन न्यू फॉर्मुलेशन बाय, कि अगर हैमिल्टोनियन अगर कोई भी कोऑर्डिनेट साइक्लिक हैं तो जब हम लैग्रेंजियन से हैमिल्टोनियन बनाएंगे तो हैमिल्टोनियन में कितने कोऑर्डिनेट्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी, ठीक है। लेट्स सी इट विद एन एग्जांपल। तो इसको क्रैमिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक एग्जांपल के से हम ये देख लेते हैं। सो सपोज कर लीजिए कि हमारे पास जो एच गिवन है दैट इज़ पी आर स्क्र बाई 2m, पी थीटा स्क्र बाई 2m आर स्क्र, म्यू बाई 2m आर स्क्र साइन थीटा प्लस वी आर। ये तो होगी हमारी काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट और ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी। नाउ क्लियरली यू कैन सी
कि जहाँ पे जो हैमिल्टोनियन है वो किस किस का कोऑर्डिनेट फंक्शन है, ठीक है। आर है, यहाँ पे थीटा है, फाई है, पी आर है, पी थीटा है और पी फाई है, ठीक है। तो टोटल कितने कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे पास? 6 कोऑर्डिनेट्स। बट फॉर फाई कंपोनेंट, अगर हम यहाँ पे फाई कंपोनेंट देखें तो फाई कंपोनेंट के ठीक है, तो हैमिल्टोनियन हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट्स का क्या होगा? फंक्शन होगा, डिपेंड करेगा। बट अगर हम इस हैमिल्टोनियन की बात करें तो अगर हम यहाँ पे पी फाई डॉट फाइंड करें दैट इज़ इक्वल टू माइनस कर्ल एच बाई कर्ल फाई, ठीक है। और क्यू डॉट फाई है हैमिल्टोनियन इक्वेशंस हैं कर्ल एच बाई कर्ल पी फाई। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास फाई का कोई भी कंपोनेंट नहीं है जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम उसका डेरिवेटिव करें, तो हमारे पास पी क्यू डॉट क्या आ जाएगा? फाई क्या आ जाएगा? इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि इस हैमिल्टोनियन में एक तो हमारे पास जो है फाई, ठीक है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या कौन सा है? पी फाई। ये दोनों वेरिएबल्स क्या हैं? यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास क्या होता है कि अगर पी फाई डॉट क्या होता है? इक्वल टू 0 होता है, दैट मीन्स कि ये जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? साइक्लिक है। और इस साइक्लिक कोऑर्डिनेट ने हैमिल्टोनियन से 2 वेरिएबल्स क्या कर दिए? कम कर दिए, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? अब जो हैमिल्टोनियन है वो सिर्फ 4 वेरिएबल्स का फंक्शन रह जाएगा, आर थीटा पी आर एंड पी थीटा, ठीक है। सो हैमिल्टोनियन कितने कोऑर्डिनेट से रिड्यूस हो जाएगा? दैट इज़ बाय 2। सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। Moving to next question. According to the special theory of relativity, the speed v of the free particle of mass m and total energy is given by, तो हमें बताना है कि v में इसमें से v का कौन सा फॉर्मूला सही होगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें हमें सिर्फ क्या करनी थी? कैलकुलेशन करनी थी। तो हमें पता है फॉर ए फ्री रिलेटिविस्टिक पार्टिकल ई किसके इक्वल होती है? एम सी स्क्र, वेयर एम इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाई √1 माइनस वी स्क्र ओवर सी स्क्र, वेयर एम नॉट इज़ द रेस्ट मास, ठीक है। तो सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ एम इन दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में हमने एम नॉट की वैल्यू फिल की और उसके बाद क्या किया है? जस्ट हमें सॉल्व करना है। तो क्या किया हमने? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे ई एम नॉट ई को इस साइड पे ले आए, ये उस साइड पे चला गया, ठीक है। स्केयरिंग की, स्केयरिंग करने के बाद हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा v इज़ इक्वल टू सी √1 माइनस एम नॉट सी स्क्र डिवाइडेड बाई ई होल स्क्र। ये हो गया हमारे पास वेलोसिटी अंडर द रूट, वेलोसिटी का फॉर्मूला। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। Next is let x and p denotes respectively the coordinate and momentum operator satisfying the canonical commutation relation xp is equal to iota. So हमें सॉल्व करना है द कॉम्यूटेटर xp e raised to power minus p is। तो ये थोड़ा सा लेंथी बनता है, सॉल्व करना इसको पड़ेगा। सो सबसे पहले हमने लिखा कॉम्यूटेटर एक्स पी ई रेज़ टू पावर माइनस पी, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल लगाया, प्रोडक्ट रूल लगा के हमारे पास 2 ब्रैकेट्स बन गई। अब जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसका हमें कॉम्यूटेटर रिलेशन गिवन है दैट इज़ एक्स पी इज़ इक्वल टू आयोटा। वैसे यहाँ पे आयोटा एच क्रॉस होता है बट उसको क्या कंसिडर किया हुआ है? यूनिटी। अब हमें सॉल्व करनी है सेकंड ब्रैकेट। सेकंड ब्रैकेट में हमें इसकी एक्सपेंशन ओपन करनी होगी ई रेज़ टू पावर माइनस पी दैट इज़ इक्वल टू 1 माइनस पी प्लस पी स्क्र बाई 2 फैक्टोरियल माइनस पी क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सो अब हम ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं एक्स कॉम्यूटेटर एक्स इज ई रेज़ टू पावर माइनस पी। तो यहाँ पे मैंने ई रेज़ टू पावर माइनस पी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब ब्रैकेट्स को क्या कर लिया हमने? सेपरेट कर लिया, ठीक है, सारी ब्रैकेट्स को सेपरेट करने के बाद जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। सेकेंड ब्रैकेट है इसका जो कॉम्यूटेटर है उसका हमें वैल्यू गिवन है दैट इज़ आयोटा। और अब थर्ड में क्या है? थर्ड में यहाँ पे एक रूल लगेगा कि अगर हमारे पास x और p स्क्वायर का कॉम्यूटेटर रिलेशन है तो वो किसके इक्वल होता है? 2 टाइम्स आयोटा h क्रॉस, और जिस भी वेरिएबल का स्क्वायर हो वो पावर, जितनी पावर हो वो आगे आ जाएगी, ठीक है, और जिस भी वेरिएबल की हो वो वेरिएबल यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। अब h क्रॉस क्या है? हमारे पास गिवन है 1, तो इसका आंसर आ गया 2 आयोटा p। तो यहाँ पे देखिए 2 आयोटा पी डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, नेक्स्ट 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे क्यूब है तो ये बन जाएगा 3 पी स्क्वायर आयोटा, एक एक पावर उसकी कम करते जाना है, ठीक है। अब इसको हम रीअरेंज करेंगे। यहाँ से मैंने आयोटा क्या कर लिया?
बाहर निकाल लिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आयोटा हम माइनस आयोटा हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद हमारे पास बच जाएगा 1 माइनस पी प्लस पी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। ये देख लीजिए आप कैसे हुआ। अब सेकंड टर्म देखिए, सेकंड टर्म में क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। थर्ड टर्म में क्या होगा, 3/3 फैक्टोरियल है, सो 3 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। सो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। जैसे जैसे टर्म्स आगे बढ़ती जाएंगी तो वो जैसे आगे 4 आएगा तो 4 से 4 कैंसिल होकर 3 फैक्टोरियल बच जाएगा। नाउ सी दिस ब्रैकेट क्लियरली। अब फिर से ये किसकी एक्सपेंशन बन गई, ई रेज टू पावर माइनस पी की। तो इस जो कॉम्यूटेटर है एक्स ई रेज टू पावर माइनस पी की, उसका हमारे पास आंसर क्या आ गया, माइनस आयोटा ई रेज टू पावर माइनस पी, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़। जब इसकी वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे, रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आएगी। अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइजन ब्रैकेट ऑफ 2 इंटीग्रल ऑफ मोशन इज, ठीक है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। इसके में हम लगाएंगे जैकोबीज आइडेंटिटी। सो जैकोबी आइडेंटिटी में क्या होता है कि हमारे पास 3 जो होते हैं वेरिएबल्स होते हैं ए बी एंड सी, तो तीनों का हम ऐसे साइक्लिक ऑर्डर में क्या कंसीडर करते हैं, पॉइजन ब्रैकेट। तो उसका जो आंसर होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के। अब हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि जो हमारा सी है दैट इज़ इक्वल टू एच हैमिल्टोनियन, और ए और बी दोनों क्या हैं, कांस्टेंट ऑफ मोशन है। कांस्टेंट ऑफ मोशन होने का मतलब कि उनकी ए और बी की पॉइजन ब्रैकेट विद एच हैमिल्टोनियन वो किसके इक्वल आएगी, दैट इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूट करते हैं ए और बी को एस एच लिख लिया, सी की जगह पे हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, एच। नाउ सी द फर्स्ट ब्रैकेट, ये जो पॉइजन ब्रैकेट है ये क्या हो जाएगी, 0। इसमें ये सेकंड पॉइजन ब्रैकेट भी क्या हो जाएगी, 0। अब थर्ड देखिए, थर्ड हमारे पास बच गया। तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, हम पॉइजन ब्रैकेट ले रहे हैं ए और बी की पॉइजन ब्रैकेट विद एच, फिर उसकी हम क्या कर रहे हैं, पॉइजन ब्रैकेट ले रहे हैं। तो हम अभी बोल के हटे हैं कि अगर कोई भी कांस्टेंट ऑफ मोशन है तो उसकी पॉइजन ब्रैकेट विद एच क्या होगी, 0। अब इसमें हम किसकी निकाल रहे हैं, ए बी की। तो दैट मीन्स ए बी की पॉइजन ब्रैकेट भी क्या होगी, एक कांस्टेंट ऑफ मोशन, ठीक है। सो अगर हमारे पास 2 फंक्शंस हैं जो कांस्टेंट ऑफ मोशन है तो उनकी पॉइजन ब्रैकेट भी क्या होगी, कांस्टेंट ऑफ मोशन होगी। सो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हम पहले कर चुके हैं, वो हमें बताना था कि हैमिल्टोनियन कैसे डिफाइन करते हैं। सो दिस इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज कैनोनिकल। तो हमें पता है कि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन वो होती है जब जिसकी पॉइजन ब्रैकेट क्या होती है, दैट इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास वेरिएबल हैं क्यू एंड पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू पी स्मॉल, ठीक है। तो इसकी जब हम पॉइजन ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा कर्ल क्यू बाई कर्ल क्यू, कर्ल पी बाई कर्ल पी माइनस कर्ल क्यू बाई कर्ल पी बाई कर्ल क्यू, दैट इज़ इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे आपको एक एक ऑप्शन करके ट्राई करके देखना पड़ेगा। हम ऑप्शन डी ट्राई कर रहे हैं, दैट इज़ कैपिटल क्यू इज़ इक्वल टू स्मॉल पी, कैपिटल पी इज़ इक्वल टू माइनस स्मॉल क्यू। तो जब इसके हम डेरिवेटिव करेंगे और पॉइजन ब्रैकेट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1। दैट मीन्स कि ये वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, फ्रॉम न्यू कोऑर्डिनेट्स टू ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, वो क्या है, कैनोनिकल है। क्यों, क्योंकि इसकी पॉइजन ब्रैकेट क्या आ रही है, 1। सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लैग्रेंजियन ऑफ ए फ्री पार्टिकल इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय दिस। तो हमें बताना है कि कौन सी क्वांटिटी इसमें, विच क्वांटिटी इज कंजर्व्ड। सो कंजर्व क्वांटिटी देखने के लिए क्वांटिटी इज कंजर्व्ड और साइक्लिक अगर उसका जो डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दैट डेरिवेटिव क्या हो जाए, इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप सॉल्व करके भी देख सकते हो। अब यहाँ पे जो L है वो किस किस का कोऑर्डिनेट है, फंक्शन है, दैट इज़ R है, थीटा है, R भी है हमारे पास, यहाँ पे थीटा है, थीटा डॉट है, फाई डॉट है, ठीक है। और यहाँ पे फाई नहीं है,
फाई वेरिएबल यहाँ पे नहीं है, दैट मीन्स एल है वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग 0 होगा, दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू फाई। तो फाई हमारे पास कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, साइक्लिक कोऑर्डिनेट, ठीक है। बट ये वाली ऑप्शन है जो फाई वाली ऑप्शन है वो हमें गिवन नहीं है, ऑप्शन में कुछ और है, तो इसको थोड़ा और सॉल्व करना होगा। नाउ वी विल राइट द लैग्रेंजियन इक्वेशन फॉर फाई वेरिएबल, सो दैट इज डी बाई डी टी कर्ल एल बाई कर्ल फाई डॉट माइनस कर्ल एल बाई कर्ल फाई इज इक्वल टू 0। एज फाई इज साइक्लिक सो दिस टर्म बिकम 0, सो हमारे पास बन गया डेरिवेटिव ऑफ कर्ल एल बाई कर्ल फाई डॉट इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये जो क्वांटिटी है दिस इज़ कंजर्व्ड, तो हमें ऑप्शन में यही दिया हुआ है। अगर ऑप्शन में हमें सिंगल सिंगल वेरिएबल दिया होता तो उसमें आंसर कौन सा आता, फाई, बट उन्होंने फर्दर सॉल्व करके दिया हुआ है, तो हमारे पास कंजर्व्ड क्वांटिटी क्या होगी, कर्ल एल बाई कर्ल फाई डॉट, एंड अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन सी इज करेक्ट। Okay, and the last question of classical mechanics part, for a moving particle moving in a central field, so जब भी एक पार्टिकल सेंट्रल फील्ड में मूव करता है तो उसका जो मोशन होता है दैट इज़ ऑलवेज कन्फाइंड इन अ प्लेन। सेंट्रल फोर्स फील्ड के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो दो होते हैं, आर एंड थीटा, वो एक प्लेन में ही मूव करते हैं। आपको पता चल जाता, अगर आपको ये पता है कि सेंट्रल फोर्स मोशन है वो दो कोऑर्डिनेट्स में, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में डिफाइन होता है, तो पता है कि वो जो उसका मोशन है वो हमेशा क्या होगा, एक प्लेन में कन्फाइंड होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है सॉल्व करने के लिए, उसके बाद इसको एडिट करो, है ना, तो प्लीज़ डू अ लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। थैंक यू।